अचानक लिम को बचा लिया जो किडनैप हो गई थी। वो बहुत अमीर थी और उसका एहसान चुकाने के लिए उसकी दादी ने उसे 2 ऑप्शंस दिए, या तो उनकी पोती लिम से वो शादी कर ले या 10 करोड़ युआन का एक छोटा सा इनाम ले ले। उसने जल्दी से मनी चूज कर लिया और जल्दी से फ्लाइट बुक कर दूसरे देश भागने की प्लानिंग कर ली। बस जल्दी से जल्दी उस अमीर लड़की से दूर भागना चाहता था जिसको उसने बचाया था, क्योंकि उसका रिबॉर्न हुआ था। पिछले जन्म में लिम को बचाने के बाद उसने दिन में बहुत मेहनत की, 5-5 नौकरियां करता था ताकि वो उसे लाडली प्रिंसेस की तरह पाल सके। लेकिन वापस मिलने के बाद उसने किसी को भी उस कड़वी याद को याद करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी। ये देखते हुए कि उसने लिम परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया है, उसकी दादी ने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने बेवकूफी में कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसका पूरी जिंदगी भर ख्याल रखना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि लिम परिवार में वापस आने के बाद से ही लिम मुलान को पहले से ही उस सिटी के प्रिंस से प्यार हो गया। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से बेरुखी से पेश आने लगी थी। उसके बाद जब भी वो उससे हाथ मिलाती तो जल्दी से जाकर उसे धो लेती थी। बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई। अपने लवर को बदनामी से बचाने के लिए और उसके साथ रहने के लिए उसने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद वो नीचे आई और ताना मारते हुए बोली, तुम गरीबी से भरे एक कंगाल इंसान हो। क्या तुम लिम मुलान के पति बनने के लायक भी हो? मेरी पहली पसंद हमेशा से यांग ही रहेगा और तुम जैसे तो कोई भी हो सकते हैं। जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो उसी दिन में वापस आ गया था जब उसकी दादी ने उसे इनाम मांगा था। इस बार उसने अपनी उम्मीदें छोड़ दी और मुलान की तरफ देखा भी नहीं। वो बोलता है मुझे कुछ कैश चाहिए और अमेरिका का एक टिकट, सिर्फ कुछ पैसे और एक एरोप्लेन का टिकट। क्या तुम मेरे साथ कोई चाल चल रहे हो? लिम मुलान की वो तीखी आवाज, लिम विला की वो आलिशान शांति को वो चीर गई। वो अपना हाथ बांधकर उस कीमती सोफे पर जाकर बैठ गई। जिन आंखों में उसके लिए प्यार था उन आंखों में अब सिर्फ नफरत और इकारत बढ़ गई। उसे लौटे 3 दिन भी नहीं हुए थे। वो मामूली कपड़े जिसे वो अपनी मेहनत से खरीदा था अब चैनल के महंगे सूट में बदल चुके थे। उसके गले में हीरो का हार उसकी हैसियत को बता रहा था और मिस बूढ़ी लिम वहाँ पर कुर्सी पे बैठी हुई थी और उनके हाथ में चंदन की माला थी। उनकी आंखें उसे ऐसी देख रही थी जैसे कोई बेकार चीज की कीमत लगा रही हो। मिस्टर गू, अपनी बातें आप सीधे कहें, उसकी बातों पर ध्यान न दें। तभी लिम मुलान के पीछे से एक सफेद सूट पहने एक आदमी बाहर आया। यही यांग है जो बीजिंग के सबसे अमीर लोगों में जाना माना नाम है। वो लिम मुलान के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ छूने लगा। लिम मुलान पीछे नहीं हटी बल्कि वो और शर्मा कर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। जी भाईजान ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। मिस्टर गू ने इसकी जान बचाई है तो इनका तो इनाम लेना बनता ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर गू की भूख कितनी बड़ी है। उसने जानबूझकर भूख शब्द पर जोड़ दिया था। सिर्फ उसकी आंखों में दिखावे का रहम और तिरस्कार था। उसने बस उन्हें शांति से देखा। उस खाई से गिरने का खौफ और टूट के बिखर जाने का डर आज भी उसके रगों में जिंदा था। लिम मुलान का वो शब्द, तुम जैसा आदमी मेरा पति होने के लायक कैसे हो सकता है, आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने खुद को हकीकत में खींचा और उस आदमी को इग्नोर करते हुए वो बूढ़ी महिला की तरफ देखने लगा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। उसकी आवाज पूरी सपाट थी, जैसे कि वो आज के मौसम के बारे में बात कर रहा है। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद लिम मुलान एकदम ठहाका मारकर हंसने लगी और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? 10 मिलियन? तुम दिन में 4 नौकरियां करते हो, होटल में बर्तन धोते हो, मजदूरी करते हो, मर मर के काम करते हुए भी तुम कितना कमा लेते हो महीने का? अब तुम 10 मिलियन मांग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि लिम परिवार का पैसा पेड़ों पर उगता है? उसकी आंखों की झलक अब साफ झलक रही थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे हमदर्दी से नहीं बचा रहे हो। तुम एक नंबर के लालची इंसान हो। तुमने एक शरीफ बनने का नाटक किया, असल में तो तुम मोटी रकम खींचना चाहते थे, है ना? तभी जिम भाई ने उसे रोका और उसे दिलासा देने लगा, मुलांग तुम नाराज मत हो, गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत करो। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ा और अपने माथे पर बल डालते हुए दिलासा देने का नाटक करने लगा। मिस्टर गू, मुझे लगा था कि आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं, पर नहीं पता था कि आप इतने लालची निकलेंगे। 10 मिलियन लिम परिवार के लिए बहुत मामूली बात है, पर आप जैसे इंसान को मिल जाए तो आप जैसा इंसान भटक सकता है। मेरी सलाह है कि आप जमीन पर रहें, 1-8 लाख रुपए लें और एक छोटा मोटा काम शुरू करें। क्या ये बेहतर नहीं होगा? उसका शब्द ऐसा था कि जैसे कि वो हर शब्द में मेरा भला चाहता हो, पर असल में तो वो उसकी लालच और उसकी औकात का मजाक उड़ा रहा था। जे भाइन का ऐसा मुखड़ा देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहले जन्म में कितना बेवकूफ था कि ऐसे इंसान से हार गया। उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और उस बुढ़िया के पास देखा और बोला, मिसेस लिम, आपकी पोती की जान की कीमत 10 मिलियन भी नहीं है। बुढ़िया के हाथ रुक गए और उसकी आंखों में सख्त चमक दिखाई दी। लिम परिवार इस शहर का सबसे प्रतिष्ठित और अमीर परिवार है। अगर बाहर ये बात फैली कि
उसकी बेटी की जान बचाने वाले को सिर्फ 1 लाख देकर छोड़ दिया गया तो उनकी समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं 10 मिलियन दूंगी। उनकी आवाज में एक भारीपन और एक हुक्म था। दादी, लिम मुलान घबरा गई और वो पैर पटकने लगी। आप इस जैसे बेतुके इंसान की बात कैसे मान सकती हैं? इसको क्या पता कि इतने पैसे का क्या करना होगा। उसकी दादी ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया और हमारे मेन कैरेक्टर को घूरने लगे एकदम ठंडी नजरों से। फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, पर उसके बाद तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने होंगे। आज के बाद तुम किसी से ये जिक्र नहीं करोगे कि तुमने मुलान को बचाया था और तुम कभी नहीं दोबारा मुलान या फिर लिम परिवार के आसपास भी किसी भी बहाने से आओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? उसने बिना किसी हिचकिटाहट के सर हिला दिया। अरे बिल्कुल, मैं तो आपसे ज्यादा चाहता हूँ कि हमारा इस जन्म में कभी सामना ना हो इससे। लिम मुलान सुन रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। उसे लगा था कि वो उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा और बेशर्मों की तरह उसमें चिपका रहेगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर तो ठहरा सिग्मा मेल। उसने बोला ये नाटक बंद करो, अपनी गंदी स्मेल नाली वाली मिट जाएगी। मेरी नजरों में तुम हमेशा एक गिरे हुए गरीब ही रहोगे। जी बाइंग ने अपनी खुशी में वो बात काट दी। मिस्टर गु मुलान की बातें कड़वी जरूर है पर सच है। अपनी हैसियत से बाहर कदम मत बढ़ाओ, अपने पैसे लो और यहाँ से अपनी कीचड़ वाली जगह पर भाग जाओ। वो उन्हें एक सुर में गाते हुए देख रहा था और उसे हंसी आ रही थी। पैसे कब तक मिल जाएंगे? वो उसके मजाक को इग्नोर करते हुए दादी की तरफ देखा। बैंक को चेक तैयार करने के लिए कह दूंगी, ऐसा दादी ने कहा, पर उसने कहा कि नहीं मुझे कैश चाहिए, ऐसा चेक नहीं। चेक रुकवाए जा सकते हैं, पर वो उन्हें उस पर हावी होने का टाइम नहीं दे रहा था। बुढ़िया ने उसे घूर के देखा और मान गई। ठीक है, तुम अपने कल सारे सर्टिफिकेट्स लेकर ऑफिस में आ जाना और ऑफिस आकर वो एग्रीमेंट पर साइन कर देना। उसके बाद वो सीधे दरवाजे की तरफ मुड़ गया और बोला कि चलो कल मिलते हैं। ऐसे मिलते ही मैं गायब हो जाऊंगा और दुआ करता हूँ कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अगले दिन वो लिम ग्रुप के ऑफिस में एकदम करेक्ट टाइम पर पहुंच गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बहुत सख्त थे। उसमें तो मुलान का नाम लेना भी बैन था। उसने तो उसे ठीक से पढ़ा भी नहीं और सीधे सिग्नेचर कर दिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया कि उसके खाते में 10 मिलियन जमा हो चुके थे। उन नंबरों को देखकर उसने एक लंबी सांस भरी। अब वो इस पल से पूरी तरह से आजाद था। वो लिम ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आया और वो टैक्सी लेकर अपने छोटे रूम बेसमेंट वाले कमरे में चला गया। इस जगह में उसके पिछले जन्म के सारे मेहनत और सारे दर्द बसे हुए थे। कोने में रद्दी कागजों के ढेर लगे हुए थे। उसने लिम मुआन के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए पैसे जमा किए हुए थे। वो टेबल पे रखा टूटा हुआ शीशे का गिलास एक फेरी वाले का गिफ्ट था। जब उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी गिरवी रखकर उसके लिए दवाइयाँ लाई थी। उसकी पिछली जिंदगी में जब लिम मुआन अपने घर वापस गई थी तब वो अपने साथ एक गिलास लेकर गई थी और इसके अलावा और कुछ नहीं ले गई थी। और उसने रोते हुए कहा था कि उसके साथ बिताई हुए यादों की ये पल की निशानी थी। पर बाद में उसको पता चला कि वो इस गिलास को इसलिए ले गई थी कि ताकि जी बाइयन की हमदर्दी पाने के लिए वो उसे दिखा सके कि वो समाज के निचले स्तर पर कितनी हमदर्दी सही है। आखिर उसने हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों के सामने उस गिलास को चकनाचूर कर दिया था। वो उस गिलास को उठाता है और डस्टबिन के पास जाकर जोर से उसे पटक देता है। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए थे। कूड़े को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। ठीक उसी वक्त उस किराए के लोहे के दरवाजे को किसी ने धक्का मार के जोर से खोला। लिम मुआन अपनी नाक ढके हुए नफरत भरी नजरों से उस गेट के सामने खड़ी हुई थी। जी वायंग उसके पीछे पीछे चला आ रहा था और उसने अपने हाथ में एक सफेद रुमाल पकड़ा हुआ था और खुद को हवा करने का नाटक कर रहा था। तुम सच में इस तरह की घिनौनी जगह पर छुपे हुए थे। इस उबड़ खाबड़ फर्श पर ली मुआन के हाई हील्स की चुभने की आवाज गूंज रही थी। इसकी खुशबू तो किसी गंदे नाले से भी ज्यादा घिनौनी है। जी वायंग ने अपने बाल पर थोड़ा सा बल डाला और उसका अंदाज पूरा घमंड से भरा हुआ था। लिम, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम ऐसी जगहों पर मत आया करो। ऐसी जगह पर अगर तुम रुकी तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। उसने ऊपर बिना देखे ही अपने फटे पुराने कपड़ों को समेटना चालू रखा। मिस लिम, आप जैसी महान हस्ती का यहाँ पर आना कैसे हुआ? यहाँ किस लिए आई हैं आप? हमारा लेन देन तो पहले ही कब का खत्म हो चुका है। लिम मुआन अंदर आई और उसकी नजरें पूरे कोने में देखने लगी। जब उसने उस डस्टबिन में उस कांच के टुकड़े देखे तो उसके चेहरे के पूरे हाव भाव बदल गए। गुची, तुमने ये कब तोड़ दिया? उसने कूड़ेदान की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज काफी तीखी और कड़वी थी। उसने अपने कपड़े पुराने कैनवस के बैग में ठूस दिए और उसकी जिप बंद कर दी। ये बस एक टूटा हुआ कप है और बेकार में जगह घेर रहा था, इसलिए मैंने इसे डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हें पता ही क्या? लिम मुआन ने पलटवार करने का सोचा पर वो नहीं कर पाई। वो बीच में ही रुक गई क्योंकि उसके पीछे जो वो लड़का था वो उसके सामने अपने पास्ट की बातें नहीं करना चाहती थी। जी भाई
आयंग के सामने वो अपना पास्ट का कोई भी लगाव जाहिर नहीं करती थी। उसने उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को भांप लिया था। वो आगे बढ़ा और उसके सामने जो वो जमीन पे पड़े हुए ग्लास थे उसको कुरेदने लगा। मिस्टर गू, लिम बहुत जज्बाती लड़की है। वो कूड़ा ही क्यों ना हो, उसे उसमें भी मतलब मिल ही जाता है। तुम इसे इतनी बेरहमी से कैसे तोड़ सकते हो? तुम सच में एक गधे इंसान हो। उसने एक लंबी सांस ली और अपने पर्स से एक 100 एन का नोट निकाला और उसके सामने फेंक दिया, उसके पैरों के पास, जैसे कि वो कोई भिखारी हो। 100 एन में तुम एक घटिया और पूरे खिलौनों की टोकरी खरीद सकते हो। इसे वार्नर की तरफ से मुआवजा समझकर रख लो। चेहरे पे ये पत्थर जैसा भाव मत बनाओ। वो उड़ता हुआ नोट उसके कैनवस बैग पर जाकर गिर गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपना काम रोका और धीरे से खड़ा हुआ और उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखने लगा। यंग मास्टर जी, आपका पैसा बहुत गंदा और मुझे इससे बहुत घिन आती है। जी आयंग का गुस्सा फूट गया। गुची, तुम अपने किस्मत को हद से ज्यादा मत आजमाओ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिलियन है तो तुम मेरी बराबरी कर लोगे? अभी भी तुम मेरी नजरों में एक मामूली कीड़े हो जिसे सिर्फ पूंछ हिलाना आता है। लिम मुआन तुरंत जिम आयन के बचाव में खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। गुची, तुम्हें हो क्या गया है? इसने तुम्हें इतने भले से पैसे दिए और तुमने इसका अपमान किया। अभी पैसे उठाओ और जायंग से माफी मांगो। उसका खुद को सही समझने वाला, तरफदारी वाला बर्ताव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराया और उस पैसे को अपने पैर से कुचल दिया। मैं और उससे माफी मांगू? क्या वो उसके लायक है? लिम मुआन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमती है? मैं उस वक्त अंधा था इसलिए तुम्हारे नखरे उठाता था। मेरी नजरों में अब तो तुम्हारी कीमत इस कूड़ेदान में पड़े शीशे के गिलास जितनी भी नहीं है। लिम मुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि गुची जो उसकी बात हर बात मानता था और वो इस लहजे में उससे बात करेगा। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से कांप रही थी और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा जिससे वो खुद चिल्ला कर उठी। मिस लिम, अपना ये घमंडी चेहरा मेरे सामने से हटा लीजिए। उसने झटके से अपना हाथ उसकी तरफ से हटा लिया। अभी अपने इस पालतू कुत्ते को और मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलाने और तुम्हारा जबरन मेरे घर में घुस जाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तुरंत जीवायम लिम को संभालने के लिए लपका और हमारे मेन कैरेक्टर को घूरते हुए बोला, गुची, अब तुम बस इंतजार करो। अभी तो तुमने मुझे नाराज किया है और मुझे तुम्हें तड़पाने के 100 तरीके हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना कैनवस बैग उठाया और बिना किसी खौफ और बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, बस मुझे डर इस बात का कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। वो उन लोग को पीछे छोड़ते हुए वो किराए के कमरे से बाहर निकल गया। गुची, तुम कब से इतने बदतमीज और निर्दयी हो गए? ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसके पीछे से झुंझुलाई हुई लिम की आवाज आई, पर उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और वो एयरपोर्ट के पास वाले एक होटल में चला गया। उसकी फ्लाइट आज से ठीक 6 दिन बाद थी। बस उसे कुछ दिन शांति से इंतजार करना था। हालांकि लिम परिवार का उसे इतनी आसानी से जाने का कोई इरादा नहीं था। तीसरे दिन की शाम को उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। काले सूट पहने हुए 2 बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक काला सस्ता सा कोट पहने खड़े थे। मिस्टर गू, लिम परिवार की मालकिन का आदेश है कि आपको उनकी फैमिली फंक्शन में शामिल होना ही होगा। भोज में आपका आना जरूरी है। बॉडीगार्ड का लहजा बहुत सख्त था, उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने अपने माथे पे बल डाला और बोला कि समझौता साइन हो चुका है और मैंने पैसे भी ले लिए हैं। मेरी इस भोज में शामिल होने की कोई मजबूरी नहीं। बॉडीगार्ड हंसकर बोला कि मालकिन के पास बहुत सारे तरीका है, जहाँ पर आप पहले काम करते थे उस पूरी कंपनी को बर्बाद कर देंगी वो। मैंने सुना है कि वहाँ के लोग आपका बहुत ख्याल रखते थे। उसकी आंखें ठंडी पड़ गयी। अब मिसेस लिन मुझे अब मासूम लोगों की वजह से धमका रही है। उसकी पिछली जिंदगी में उसके मालिक ने उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में उसका हेल्प किया था पैसे देकर। भले ही वो पत्थर दिल था, पर वो अपने मददगार को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो अब जाएगा वहाँ पर। वो उनसे वो सूट लिया और उनके सामने ही पहन लिया। वो सूट उसमें 2 इंच छोटा था और वो एक अजीब इंसान लग रहा था और वो उसमें पूरा मजाकिया लग रहा था। लिम परिवार उसे वहाँ पर शर्मिंदा करना चाहता है ताकि वो जीवायन को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवा सके। रात के ठीक 8 बजे बॉडीगार्ड्स की निगरानी में उसे दावत पर ले जाया गया। ये झिंझाओ के सबसे आलीशान होटल का हॉल था। वहाँ पर बहुत अमीर लोग, अमीर औरतें और अच्छे कपड़े पहने लोग थे। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। ये घटिया आदमी कौन है? ये ऐसे कपड़ों में अंदर कैसे आ गया? सुना है कि इसने लिम परिवार की सबसे बड़ी बेटी की जान बचाई थी। ये तो वही बात हुई कोई मेढक हंस का मांस खाने के लिए उसका ख्वाब देख रहा हो। इसे तो अपनी औकात का अंदाजा तक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी शाओ के हिसाब से इसकी और उसकी दुनिया ही अलग है। ये कड़वे ताने बिना किसी रोक टोक के उसके कानों में पड़ रहे थे। उसने कोई रिएक्शन ना देकर एक कोने में जाकर बैठ गया एक सोफे
सोफे पर और टेबल पे रखे एक पानी का गिलास उठा लिया। फिर कुछ ही देर में भीड़ में एक हलचल मच गई। जुमानजी के हाथ में हाथ डाले किसी सितारे की तरह बाहर आई लिम मोआन ब्लू कलर का इतना अच्छा ग्राउंड पहन के बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही थी और जी वाई यंग ने बहुत ही बेहतरीन टक्सीडो पहना था। वे दोनों एक साथ खड़े होकर वाकई में बहुत बेहतरीन जोड़ी लग रहे थे। स्टेज पे खड़ी होकर उस बुढ़िया ने सारे मेहमानों का स्वागत किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या में हमारे लिए समय निकालकर यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी पोती वार्नर के शुक्रिया भोज में आप सभी का स्वागत है। वार्नर हम सभी से कई दिनों तक दूर रही वो जिम परिवार के जी वाई की मदद के कारण ही वो यहाँ पर लौट आई है। बायंग बहुत ही वफादार और नेक इंसान है। लिम परिवार उसका तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहेगा।